अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी बिनाइन ट्यूमर ऑफ लेरिंग्स। ठीक है, बिनाइन है और नेक्स्ट चैप्टर आपका जो 62 है वो मैलिग्नेंट का है, कैंसर का है। ठीक है, सो इसमें ट्यूमर जो बिनाइन होते हैं, पता है कि हमें जो ट्यूमर्स हो सकते हैं वो नॉन न्यू प्लास्टिक भी हो सकते हैं और वो न्यू प्लास्टिक भी हो सकते हैं। अब इसमें जो है ना आपके 3 टॉपिक ही जो है आपने करने हैं, बाकी सारा का सारा कुछ भी नहीं करना, बस बहुत थोड़ा बहुत एमसी कुछ आती हैं तो आते हैं। अब इसमें सॉलिड की बात करें तो इसमें वोकल नोड्यूल्स का आपका SCQ आता है और वोकल पॉलिप का ही दफाया हुआ है। फिर यहाँ पे अगर हम बात करें न्यू प्लास्टिक की, जिसमें स्क्वेमस पेपिलोमा जो होती है, जैसे जुवेनाइल पेपिलोमा जुवेनाइल टाइप जो होती है, जो कि 3 to 5 ईयर्स मेनली होती है, ये आपकी जो ना ये 3 जो है मेनली इसके SCQs हैं। इसके अलावा जब बाकी सारा का सारा है वो जस्ट रीड करने वाला है, वो भी कुछ चीज़ें रीड करनी, सब कुछ रीड भी नहीं करना। सो इतना सही चैप्टर है ये। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। ठीक है, अब इसमें है हमारा सबसे पहला टॉपिक दिया है वोकल नोड्यूल्स। वोकल नोड्यूल्स को हम कहते हैं सिंगर्स और स्क्रीमर्स नोड्यूल्स भी कहते हैं। ये उन लोगों में होते हैं जो बहुत ज़्यादा ऊंचा ऊंचा बोलते हैं, जैसे स्कूल्स पढ़ाते हैं, या कोई जैसे लो टोन में जो लोग कॉन्टीन्यूस एक ही टोन में जो है ना, जैसे कुरान पाक जो बच्चे पढ़ रही होती हैं ठीक है मस्जिद में, सो उनको भी मेनली जो ना ये वोकल नोड्यूल्स बचे थे। लेकिन मेनली जब क्वेश्चन आता है वो मेनली टीचर्स का, जैसे लिखा हुआ है टीचर्स को, फिर एक्टर्स को, फिर वेंडर्स को, इसके अलावा जो सिंगर्स होते हैं उनको जो है ना मेनली जो है ये होता है। अब वो कहते हैं कि सिमेट्रिकल होते हैं, मतलब दोनों तरफ होते हैं, फिर एच वोकल कोड की तरफ, और जंक्शन पे होते हैं कौन से, अंटीरियर 1/3 एंड पोस्टीरियर 2/3 के जगह पे होता है। ये आपकी जो है ना सपोज नहीं वोकल जो है ना कोड है, ठीक है, इसकी अंटीरियर जो है ना ये बनेगा, ये अंटीरियर जो है ना 1/3 बनेगा और ये पीछे वाला जो है पोस्टीरियर 2/3 बनेगा। सो इन दोनों के दरमियान जो पॉइंट है यहाँ पे मेनली जो है वोकल नोड्यूल्स जो है वो बन रहे होते हैं और आपको ये दिखाए हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फर्दर कि इसमें जो है और कौन कौन से फीचर्स होते हैं। सो इसमें हमने ये बात कर ली कि कहाँ पे इसके एरिया होता है और यहाँ क्यों होता है, क्योंकि मैक्सिमम वाइब्रेशन जो होती है जब हम बोलते हैं तो यहीं पे हो रही होती है, इसलिए यहाँ पे ट्रॉमा के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और ये कितना छोटा होता है, पिन साइज होता है, बिल्कुल हाफ ऑफ पी, और बार बार वोकल ट्रॉमा की वजह से जो है ना ये हो रहा होता है। अच्छा, आगे वो कहते हैं कि आपके जो पेशेंट प्रेजेंट करते हैं, मेनली प्रेजेंट करते हैं ये जो ना होस्टनेस हो जाती है उनको, उनसे जो ना इसी तरह उनकी आवाज़ निकलती नहीं है। सो ट्रॉमा जो है ना बार बार करवाते हैं। वोकल नोड का जो है ना वो ट्रॉमा होगा, ट्रॉमा के जैसे जो होगा ना वहाँ पे एडीमा होगा, एडीमा के बाद जो है ना वहाँ पे हेमरेज होगा, सबमिकोज स्पेस के अंदर जब हेमरेज वगैरह होगा, फिर उसके बाद हाइलाइजेशन होगी, फाइब्रोसिस होगा, इन सब के नतीजे में जो है ना वहाँ पे एपिथेलियम जो है ना वो ग्रो करेगी और जब उसके फिर प्लेजिया होगा तो वहाँ पे नोड्यूल बन जाएगा। सो ये इसकी जो है ना सारी एक एटियोलॉजी है। आगे इसका जो नोड्यूल से फिर होता है वो सॉफ्ट होता है, रेडिश होता है, एडिमेटस स्वेलिंग होती है, ग्रेश वाइट इन कलर का हो सकता है। सो पेशेंट क्या प्रेजेंट करता है, वो कहता है कि मेरी आवाज़ जो है ना बैठ गई, मुझे होर्सनेस ऑफ वॉइस हो गया है, वोकल फटीग हो जाती है। ठीक है, क्यों, प्रोलॉन्ग फोनेशन की वजह से। सो इसके सिनेरियो ही ऐसा आता है कि आपके पास एक टीचर आया है, पास एक एक्टर आया है, कोई सिंगर आया है और उसकी जो है होर्सनेस ऑफ वॉइस था, तो आपने 100% श्योर होना है कि ये आपको जो है वोकल नोड्यूल्स का है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कि हमें इसको ट्रीट कैसे करना है। तो आपने कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना होता है, अपने पेशेंट को मेनली एजुकेट करना है कि आपने अपने वॉइस को रेस्ट करना है, आपने अब ज़्यादा अच्छा जो है ना कम बोलना है, ठीक है, ज़्यादा नहीं बोलना। सो उससे जो है ना खुद ब खुद ठीक हो जाता है। अगर वो बहुत बड़ा है ना, जिससे सांस का प्रॉब्लम भी आ रहा है, सो फिर हम उसकी सर्जरी करते होते हैं, हम उसको एक्सरसाइज करते होते हैं ऑपरेटिंग माइक्रोस्कोप यूज़ करके, ठीक है, और विद कॉर्ड इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, और या फिर लेज़र अवॉइडिंग एंट्रोमा, या फिर हम लेज़र से जो इसको कर सकते हैं। सो ये आपको जो है एजुकेशन करना और लेज़र करना, ये आपकी 2 चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। आगे आपका वोकल पॉली भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है कि सेम वही है कि मिस अब्यूज़, अगर आप वोकल को बार बार मिस अब्यूज़ कर रहे हैं तभी ये होता है। इसके अलावा एलर्जी और स्मोकिंग हिस्ट्री भी इसके अंदर पॉजिटिव होती है। एज ग्रुप होती है 30 to 50 ईयर्स मेनली इसके अंदर हो रही होती है, और इसमें प्रेजेंटेशन जो होती है वो यूनिलैटरल होती है, जबकि इसके अंदर जो होती है वो बायलैटरल प्रेजेंटेशन होती है। सो ये आपके जो है ना फर्दर हम बात करते हैं क्या क्या इसके अंदर होता है। सो हमारा क्या है कि वोकल नोड्यूल्स जो है ना बिल्कुल ऐसे वोकल नोड्यूल की तरह ये पेशेंट प्रेजेंट करता है। इसमें क्या होता है कि सॉफ्ट स्मूथ स्वेलिंग होती है जो कि बाहर निकली होती है पेडंकुलेट, जैसे यहाँ पर निकला हुआ है यूनिलेटरल है और पेडंकुलेटेड एक मैस हैंग कर रहा है। सो ये हमारा मेनली जो क्या है पॉलिप है। सो इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है होस्टनेस के साथ, ठीक है, और अगर बहुत बड़ा पॉलिप है तो डिस्निया, स्टाइडर और जो है ना इंटरमीडिएट चोकिंग वगैरह इस पेशेंट के अंदर हो सकती है। बाज़ औक़ात पेशेंट कहते हैं कि मुझे डबल वॉइस सुनाई देती है, क्योंकि वाइब्रेटरी डिफरेंट हो जाती है। जब वाइब्रेशन करती हैं हमारे वोकल कॉर्ड्स तो उनकी जो वाइब्रेशन सही से नहीं हो पाती, तो हमें डबल आवाज़ भी सुनाई दे सकती है। अच्छा, अब यह है कि वो कहते हैं कि इसमें क्या एटोलॉजी होती है कि अगर ना अचानक से कोई बंदा चिल्लाए ज़ोर से तो उसको हेमरेज होगा, हेमरेज के बाद जो है वहाँ पे ओडिमा होगा, ओडिमा से जो है डेवलप करेगा। ट्रीटमेंट्स की सर्जिकल एक्सचेंज नहीं होती है, माइक्रोस्कोप यूज़ करके और स्पीच थेरेपी इसके अंदर दे रही होती हैं।
जस्ट रीड करने हैं एक दफ़ा, ठीक है। रैंकीज एडिमा है इसके अंदर। सो रैंकीज एडिमा में जो है ये रैंकीज स्पेस क्या होती है कि ये वोकल कॉर्ड होते हैं, वोकल लिगामेंट्स होते हैं। वोकल लिगामेंट्स के ऊपर जो है एक स्पेस होती है जिसे कवर करती है, म्यूकोसा होता है जिसे कवर करती है, ठीक है, एपिथेलियम होती है। तो इनके दरमियान स्पेस जो होती है उसे हम कहते हैं रैंकी स्पेस कहते हैं। यहाँ पे एडिमा डेवलप कर सकता है, ठीक है। अगर और बायलैटरल डिफ्यूज पॉलीपोरोसिस भी इसके अंदर हो सकते हैं जो कि सिमेट्रिकल स्वेलिंग होती है। सही है, ये आपने इसके अंदर बात याद रखनी है। और ये लिखा हुआ है कि सब एपिथेलियल स्पेस होती है रैंकी की किसके अंदर, वोकल कॉर्ड के अंदर। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर जो है ना वो कहते हैं कंटैक्ट अल्सर और ग्रेनुलोमा कब बनते हैं, जब बार बार वॉइस प्रोडक्शन होती है और दोनों एटेनॉइड्स जो हैं वो आपस में टकराती हैं, ठीक है। टकराने की वजह से जो है ना वहाँ पे अल्सरेशन ग्रेनुलोमा बन सकता है। सिंपल सी बात है, ये इसमें याद करना है। अगर इंट्यूबेशन ग्रेनुलोमा, ये भी आपके एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम डालते हैं ना, इंट्यूबेट करते हैं पेशेंट को, सो कोई ट्यूब वगैरह अगर हम डालेंगे तो उससे इंजरी हो जाएगी। इंजरी किसकी होगी, एटेनॉइड्स की होगी, एटेनॉइड्स के प्रोसेस की होगी। सो मेनली जो इसमें इंजरी होती है वो पोस्टीरियर जो पार्ट होता है ना उसकी मेनली हो रही होती है, पोस्टीरियर थर्ड की जो है ना वो इसमें होती है। उसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है होर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ। आगे हम बात ल्यूकोप्लेकिया करोटोसिस वगैरह भी इसके अंदर हो सकती है, जैसे हमारी ल्यूकोप्लेकिया टंग के अंदर, सेम इसी तरह इसके अंदर भी हो सकता है और ये भी कार्सिनोमा इन साइटू होता है। आगे ये करने की जरूरत नहीं है। आगे हम बात करें सिस्टिक लियंस डक्टिस सिस्ट होते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है कि वो जैसे हर जगह ग्लैंड होते हैं और ग्लैंड के साथ जो है ना डक्ट होती है, डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट होगी तो हर जगह मुंह में भी हो सकते हैं ये डक्टल सिस्ट। तो ये जो है ना आपके इसके अंदर भी हो सकते हैं जहाँ पे हमारे लेरिंग्स होता है। आगे हम बात करते हैं फर्दर सेक्यूलर सिस्ट। सेक्यूल जो होता है उसकी डायलेशन हो जाती है, इसे सेक्यूलर सिस्ट कहते हैं। आगे लेरेंजोसील जो है ना वो बस इस तरह इंपॉर्टेंट है, बस ये बात इंपॉर्टेंट है कि ये एयर फील्ड सिस्टिक स्पेस होती है, स्वेलिंग होती है। अब सेक्यूल के यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये देखें ये लेरेंजोसील बना हुआ है, इतना सारा ये लेरेंजोसील बना हुआ है, ठीक है, जो कि सेक्यूल की मेनली जो है डायलेशन हो जाती है। अब इसमें ना इंपॉर्टेंट बात सिर्फ ये है, वो भी आपके वाइवा के लिए, बाकी किसी चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हम टेस्ट करवाते हैं, जब आपने टेस्ट करने हैं ना, लेरिंग्स के टेस्ट करने हैं, फेरिंग्स के टेस्ट करने हैं, तो उसमें आपसे एक आप स्टेप करवाते हैं, पेशेंट से कहते हैं कि अपना मुंह बंद करके हवा भरें। तो वहाँ पे एग्जामिनर आपसे पूछता है कि आप ऐसा क्यों करवा रहे हैं। सो ये तब करवाते हैं जब कोई स्वेलिंग होती है ना, जब कोई लेरेंजोसील होता है, सो वो है ना उसकी डायलेशन हो जाती है, उसमें एयर फिल्ड हो जाता है और हमें जो है इस तरह की स्वेलिंग नज़र आ रही होती है। हम लेरेंजोसील के लिए मेन ये स्टेप करवा रहे होते हैं। सो आगे इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। आगे हम बात करते हैं न्यूप्लास्टिक की। न्यूप्लास्टिक में कौन से होते हैं, लेकिन बिनाइन होने, प्लेजिया हो, लेकिन न्यूप्लास्टिक होने के बिनाइन ट्यूमर कौन से होते हैं। आपके मोस्ट कॉमन जो है वो स्क्वेमस पेपिलोमास हैं, 80% जो है वो यही होते हैं, ठीक है। इसमें आपका ये UQ है, लास्ट ईयर भी ये क्वेश्चन जो है हमारा आया था, यही वाला, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है और इसमें से एक MCQ भी आया था। अब ये है कि जुवेनाइल पेपिलोमेटोसिस जो है ना आपके इसे हम कहते हैं रेस्पिरेटरी पेपिलोमेटोसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जुवेनाइल होती है और ये मोस्ट कॉमन बिनाइन ट्यूमर है लेरिंग्स का। होता है किसी जैसे ह्यूमन पेपिलोमा DNA वायरस जैसे होता है, कौन 6 और 11 इसमें टाइप होती है। अच्छा जी, अब आगे वो बात करते हैं कि ये मेनली इफेक्ट करता है सुप्राग्लोटिक को और ग्लोटिक को करता है, फिर बाकी लेरिंग्स वगैरह इन्वॉल्व होते हैं, लेकिन मेनली जो है वो ये इन्वॉल्व होते हैं। ऐसे बच्चे जो कि ट्रेकियोस्टमी या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होती हैं, ठीक है, लेरेंज पेपिलोमेटस की वजह से, उसमें क्या होता है कि उनको शेडिंग ज़्यादा होती है। शेडिंग से क्या होगा, ट्रेकियल बाकी इन्वॉल्वमेंट भी हो जाएगी, पार्टिकल्स जो हैं DNA के वो स्प्रेड कर सकते हैं और इसमें रिकरेंस भी चांसेस भी होते हैं। सो ये इस तरह का जो है स्ट्रक्चर होता है। ये आपका जो डायग्नोसिस है ना वो इसका बहुत आसान आता है। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि हम किस तरह डायग्नोस करेंगे, तो पेशेंट क्योंकि हॉर्सनेस के लिए तो बहुत से आते हैं ना। अब होता ये है कि इसमें पेशेंट प्रेजेंट करता है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ, और साथ कहते हैं कि बहुत से ना पेपिलोमा आपको ना जो लेरिंग्स में नज़र आ रहे हैं, सो इससे है ना आप इजीली डायग्नोस कर लेते हैं, इतना मुश्किल सिनेरियो नहीं आता इसका। अब बच्चे जो होते हैं इसमें वो कौन से होते हैं, 3 से 5 साल के ही होंगे। अब सिनेरियो जो आया हुआ है पास्ट ईयर में, वो उसमें एज जो दी हुई है वो 4 साल दी हुई है, ठीक है। 4 इयर्स का बच्चा है, उसको ना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है हल्का सा, और इसके अलावा ना उसको मल्टीपल पेपिलोमास हैं जो कि इस पर ग्लोटिक रीजन पे या ग्लोटिक रीजन पे जो है ना हमें नज़र आ रहे हैं। सो इतना आसान सिनेरियो होता है इसका। और इसके अलावा वो कहते हैं कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, लिखा हुआ है कि हॉर्सनेस हो सकती है, एफोनिया हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो सकती है, स्टाइडर हो सकता है। इसके अंदर डायग्नोसिस हम कैसे करते हैं, फ्लेक्सिबल फाइब्रोटिक लेरिंजोस्कोप लेके हम कंफर्म करते हैं। वैसे आप जो है ना पहले ये लिखना लाजमी कि हम इंडायरेक्ट लेरिंजोस्कोप करते हैं, डायरेक्ट लेरिंजोस्कोप करते हैं, फ्लेक्सिबल फाइब्रोटिक लेरिंजोस्कोप करते हैं। ये सारे 3-4 बातें लिख देंगे तो आपकी जो है ना वो डायग्नोसिस बन जाएगी। अच्छा जी, आगे हम बात करते हैं इसकी ट्रीटमेंट की। ट्रीटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इसके ना एज सच जो है स्टेप्स बनाने हैं और उस तरह आपको याद रखना है। इसमें से एक MCQ लास्ट टाइम आया था कि सबसे बेस्ट वे कौन सा होता है ट्रीट करने का, तो आपको जो पहले लाइन लिखी हुई कि माइक्रोलेंजोस्कोपी एंड कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एक्सचेंज जो है ना ये सबसे बेस्ट है, क्योंकि ये अवॉइड करते हैं इंजरी को। सो ये आपके बेस्ट है और ये आपका जो है ना MCQ भी है। अब इसमें हम लिखते हैं कौन कौन से। सबसे पहले हमने माइक्रोलेंजोस्कोपी करवा ली, ठीक है, फिर आपने करवा ली कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र एक्सचेंज करवा ली,
सेकंड के उसके बाद आपने करनी क्रैश सर्जरी करवा देनी है इसके अंदर, ठीक है। क्रैश सर्जरी करवानी है वो अपने इसके अंदर नोट कर लेना है। उसके बाद अपने माइक्रो इलेक्ट्रो कॉटरी भी इसके अंदर करवा सकते हैं। और इसके अलावा आप जो है जो करते हैं ना, लास्ट में लिखा हुआ है आपका मेडिकल, यहाँ पे लिखा हुआ है सर्जिकल के अलावा मेडिकल में लिखा हुआ है कि इंटरफेरॉन अल्फ़ा 2 जो है ना, इसको वो भी दे सकते हैं। लास्ट में लिखा हुआ है 13-6-एटनोइक एसिड। लेकिन ये दोनों जो ड्रग्स हैं ये इतने अच्छे नहीं हैं। हमारा जो अच्छा जो है ना वो कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से ही हम जो है ना करवा सकते हैं, रिमूव करवा सकते हैं। तो ये इस तरह से हमारा हो गया है। आगे आपका एडल्ट पेपिलोमा जो है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ आपका आया नहीं हुआ। बस कॉन्डोमा के बाद याद रखनी है कि मोस्ट ऑफ देम अराइज फ्रॉम क्रिकोइड कार्टिलेज, ये आपका एमसीक्यू उसके लिए इंपॉर्टेंट है। इसके बाद जो है मर्ज़ी है आपकी, रीड करें ना करें, लेकिन कुछ खास नहीं आता इसमें ना बाकी जगह पे। सो इतना ही करना था आपने, इसको अच्छे से रीड करना है इसको। हम इसके बाद में यूक्यूज़ पढ़ेंगे। फर्दर हम चलते हैं कैंसर ऑफ लेरिक्स। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता होता है। अब ये है कि हमने जो है ना 3 चैप्टर ऐसे पढ़े हैं जिसमें बार बार होर्सनेस ऑफ वॉइस, स्टाइडर, होर्सनेस ऑफ वॉइस ऐसे ही आ रहा है। अगर बच्चा पैदा हुआ है और उसको स्टाइडर है तो हमने क्या कह दिया, लेरिंजियोमेलेशिया कह दिया, सिर्फ 2 बातों पे। अगर बच्चा 4 साल का है, उसको होर्सनेस ऑफ वॉइस है, ठीक है, 4 साल का है, होर्सनेस ऑफ वॉइस है, और उसके लिरिक्स में जो है हमें पेपिलोमास मिल रही हैं या उसकी कोई हिस्ट्री है पेपिलोमा वायरस की, तो हम क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि वो जुवेनाइल पेपिलोमाइटिस है। फिर अगर एक अडल्ट है 50 साल का, ठीक है, 50 साल का अडल्ट है और उसको जो है स्मोकिंग की हिस्ट्री है उसकी, और साथ कहते हैं इसको होर्सनेस ऑफ वॉइस है, तो आपने कहना है कि कैंसर की तरफ जाना है। इस तरह से आपने इसको डिफरेंशिएट करना है सबको, ठीक है। कैंसर जो है मोस्टली अडल्ट में होती है। सो हम कैंसर के बारे में पढ़ते हैं कि ये जो है ना हमारी कैंसर जो होती है मोस्टली मेल्स को इफेक्ट करती है, क्योंकि इसमें ना स्मोकिंग का रिस्क फैक्टर होता है। और कौन सी एज होती है, 40 to 70 ईयर्स जो है ना इसमें मेनली आती है। इटियोलॉजी देखेंगे अगर, उसमें टोबैको, अल्कोहल, वो कहते हैं कि सिगरेट स्मोकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें डेंजरस है, ठीक है। कार्सिनोजेनिस होती हैं इसमें, बेंजोपायरीन्स होती हैं, हाइड्रोकार्बन्स होती हैं, और 15 फोल्ड जो है ना इसका चांस बढ़ जाता है अगर स्मोकिंग और अल्कोहल को हम इकट्ठे मिला दें। जबकि अगर हम अकेले टोबैको को मिलाते हैं, अकेले हम अल्कोहल की बात करते हैं तो 2 to 3 फोल्ड जो है ना वो रिस्क बढ़ जाता है इसके अंदर। उसके बाद है प्रीवियस रेडिएशन हो गया इसके अंदर, और इसके अलावा जेनेटिक फैक्टर्स भी होते हैं, ऑक्यूपेशनल एक्सपोजर भी होता है, जैसे एस्बेस्टॉस हो गया, मस्टर्ड गैस हो गया, केमिकल्स वगैरह जो हैं वो भी इसके अंदर आ सकती हैं। आगे है TNM क्लासिफिकेशन। तो ये TNM क्लासिफिकेशन क्या होती है, डी से होती है हमारी कि ट्यूमर का एक्सटेंट कितना है, साइज़ कितना है, एन का मतलब ये है कि रीजन लिम्फ नोड कितने इन्वॉल्व हैं, और एम का मतलब क्या है कि डिस्टेंस मेटास्टेसिस कितनी हुई है। सो यहाँ पे यूक्यू पूछा हुआ है कि TNM का मतलब क्या है। अब इसकी हम आगे क्लासिफिकेशन जो है वो भी हमने करनी ही करके, इसमें है ना जो मोस्ट कॉमन सॉरी हिस्टोपैथोलॉजी जो होती है वो मोस्ट कॉमन स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा इसके अंदर होता है। ये आपका जो ना MCQs है। उसके बाद बाकी टाइप्स भी हो सकती है लेकिन वो इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे हम बात करते हैं कि कौन कौन सी साइड जो है इसमें इन्वॉल्व होती है। सो हमने ये बात याद रखनी कि सुप्राग्लोटिक हो सकता है, ग्लोटिक भी हो सकते हैं, और सब ग्लोटिक भी हो सकते हैं। सो आपके सबसे पहले हम बात करते हैं सुप्राग्लोटिक रीजन की। सुप्राग्लोटिक में कौन कौन सी जाती है बताया कि एपिग्लोटस आता है इसके अंदर, ठीक है। और उसके बाद ये बात याद रखनी है कि अगर हम बात करें मोस्ट कॉमन कैंसर कहाँ पे होता है, तो मोस्ट कॉमन जो कैंसर आपके होता है वो ग्लोटस पे होता है, ठीक है। ये जो ना ग्लोटिक रीजन जो होता है ना उस पर मोस्ट कॉमन होता है ये वाला। सेकंड मोस्ट कॉमन जो है फिर हमारा जो है ना वो हमारा सुप्राग्लोटिक आता है, फिर लास्ट में जो ना सबग्लोटिक आता है। सो ये आपने याद रखना है। अब हम बात करते हैं सुप्राग्लोटिक पे कौन कौन से होते हैं। सुप्राग्लोटिक पे कौन कौन से होते हैं, ये तो सुप्राहायोड एपिग्लोटस हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास इंफ्राहायोड एपिग्लोटस हो गया, ठीक है, इस पर ग्लोटिस है, ठीक है। ये ऊपर वाला पार्ट हो गया, ये नीचे वाला पार्ट हो गया एपिग्लोटिस का। फिर एरिथनोइड्स आ गए इसके अंदर, इसके अलावा वेंट्रिकल बैंड वगैरह, फॉल्स वोकल कॉर्ड भी इसके अंदर आ गई। देखें ये हमारे जो है ना फॉल्स वोकल कॉर्ड आ गए, ठीक है। ऊपर ग्लोटिस वगैरह इसके अंदर, एपिग्लोटिस वगैरह इसके अंदर आ गए हैं। ग्लोटिस की बात करें तो उसमें क्या होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड्स आएंगे इसके अंदर। एंटीरियर पोस्टीरियर कमिश्चर भी हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर कमिश्चर क्या होते हैं, ये सपोज करेंगे ये जो है वोकल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। ये इसका एंटीरियर कमिश्चर होता है, ये इसका पोस्टीरियर कमिश्चर होता है, ठीक है। सब ग्लोटिस में कौन सा आता है, लोअर सब ग्लोटिक रीजन आएगा, कहाँ तक, क्रिकोइड कार्टिलेज तक जो है ना वो इसका रीजन आएगा। सो ये इसकी 3 साइड होती हैं जहाँ पे होता है, हम 3 साइड के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे, ये हम टेबल जो है बाद में करते हैं। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं सुप्राग्लोटिक कैंसर कौन से होते हैं। सुप्राग्लोटिक कैंसर जो होती हैं वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं कि लेस फ्रीक्वेंट होते हैं। ग्लोटिक मतलब ग्लोटिक जो है वो मोस्ट कॉमन है, सेकंड मोस्ट कॉमन जो है हमारा है वो ग्लोटिक है, ठीक है। ये हमारी बात हो गई है। अच्छा, वो कहते हैं कि मोस्टली जो सुप्राग्लोटिक पे लेयर्स होते हैं वो मेनली कहाँ पे होते हैं, वो एपिग्लोटिस पे होते हैं, या फिर फॉल्स वोकल कॉर्ड पे होते हैं, या फिर एरी एपिग्लोटिक फोल्ड पे होते हैं, ठीक है। ये सपोज करेंगे ये हमारा जो है ये एपिग्लोटस है, ठीक है, यहाँ पे होगा, या ये एपिग्लोटिक फोल्ड पे होगा ये, ठीक है, या जो है फॉल्स वोकल सॉरी यहाँ फॉल्स वोकल कॉर्ड के अंदर होगा। ये 3 जगह पे ही मेनली होता है।
अब वो बात करते हैं कि हम इसमें स्प्रेड कैसे होते हैं। स्प्रेड जो है स्पोग्लोटिक रीजन, 7 रीजन जितने भी होंगे वहाँ स्प्रेड होगा। जैसे वेलुकुलाई हो गया, बेस ऑफ टंग होगी, पैरिफॉर्म फोसा हो गए, 7 जितने भी स्ट्रक्चर हैं वहाँ पे इन्वॉल्व कर सकता है। इंफ्राहायोड हो सकता है, एंटीवेंटिकुलर बैंड हो सकते हैं, प्री एपिग्लोटिक स्पेस हो सकता है। सारी जगह जो आसपास है आपने सब लिख देनी है इसके अंदर। आगे वो कहते हैं नोडल मेटास्टेसिस जो होती है ना वो बहुत जल्दी इसके अंदर होती है, और इसमें मेनली कौन से इन्वॉल्व होते हैं, अपर एंड मिडल जुगुलर नोड्स आर ऑफन इन्वॉल्व्ड। अब यहाँ पे आपकी एक इम्पॉर्टेंट बात है और वो ये है, स्पेस कहीं है हाँ, हम यहाँ ड्रॉ करते हैं। यहाँ इंपॉर्टेंट बात है आपकी जो बताती हूँ मैं आपको कि आपके जो नेक पे है ना 5 तरह के जो है ना वो लेवल्स होते हैं नोड्स के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले जो लेवल 1 होता है उसमें क्या होते हैं, उसमें कौन से नोड आते हैं, वो आते हैं सब मेंटल आते हैं, ठीक है। और इसके अलावा सब मैंडिबुलर जो है ना वो इसके सब मेंटल और सब मैंडिबुलर जो होते हैं वो इसमें आते हैं लेवल 1 में। लेवल 2 में जो आते हैं वो आते हैं अपर जुगलो डाइजेस्टिव नोड आते हैं, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है ना 3 में जो आते हैं वो आते हैं ये अपर, ठीक है। उसके बाद है आपका मिडल, ठीक है, इस मिडल आएगा, मिडल जुगलो डाइजेस्टिव नोड। फिर 4 में आएगा लोअर आएगा, ठीक है। और 5 में जो आएगा वो आपका प्रीट्रेकियल जो होते हैं ना, रेट्रोफ्रिंजियल प्रीट्रेकियल वाले नोड्स होते हैं वो इसके अंदर आ रहे होते हैं। सो यहाँ भी हमने कहा कि ये इन्वॉल्व करता है अपर और मिडल जुगलो डाइजेस्टिव नोड्स को। सो ये दोनों इन्वॉल्व होते हैं। सो हम कहते हैं कि लेवल 2 और लेवल 3 को इन्वॉल्व करता है, जबकि ये वाला लेवल तो हमारे ऊपर वाले कैंसर में इन्वॉल्व होते हैं ना, लेकिन लेरिंग्स के अंदर जो है जो सुप्राग्लोटिक होता है वो मेनली इन 2 को इन्वॉल्व कर रहा था, लेवल 2 और लेवल 3 को। सो ये बात इसमें है ना अपने इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेनी है, ये आपके पास भी पूछते होते हैं। तो हमने कह दिया कि इसमें जो है बायलेटरल मेटास्टेसिस जो हो सकती है इसके अंदर। उसके बाद हम बात करती हैं कि जी सिम्टम्स क्या होती हैं। पेशेंट प्रेजेंट करता है, सबसे पहले ये है कि इसमें परेशान होता है कि उसे कहता है, वो कहता है कि थ्रोट पेन है मुझे, डिस्फेजिया है, रैफर्ड पेन होती है एयर के अंदर, लिम्फ नोड्स जो है ना इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं, वेट लॉस हो सकता है, रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है और हेलिटोसिस हो सकता है। होस्टनेस होती है लेकिन वो थोड़ा लेट प्रेजेंटेशन होती है, बिल्कुल अर्लीस्ट नहीं होती है, थोड़ी सी लेट होती है, लेकिन पहले उसको डिस्फेजिया होगा, थ्रोट पेन होगा, रैपिड पेन होगा, ओके का वेट लॉस हो रहा है, ये बातें आती है। लेकिन पेशेंट कब प्रेजेंट करता है, मेनली जब पेशेंट को होस्टनेस और वॉइस होती है ना तब ही पेशेंट प्रेजेंट करता होता है। अब हम बात करते हैं ग्लोटिक कैंसर। ग्लोटिक कैंसर जो है मोस्ट कॉमन कैंसर है, ठीक है, ये बात याद रखनी है इसके अंदर। इसके बाद जो ना ये कहाँ पे मेनली होता है, ग्लोटिक होगा तो मतलब हमारे वोकल कॉर्ड पे होगा, ठीक है, ये हमारे जो है ना वोकल कॉर्ड्स पे होगा। सो वोकल कॉर्ड्स पे अगर ये होता है, ठीक है, बी वाला वोकल कॉर्ड्स पे अगर ये होता है तो क्या करवाएगा, आपको खुद पता है कि जैसे ही वोकल कॉर्ड्स पे प्रेजेंटेशन होगी तो वॉइस इफेक्ट सबसे पहले होगी। इसका मतलब ये सबसे पहले जो प्रेजेंटेशन में होती है वो होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है होर्सनेस ऑफ वॉइस इज़ एन अर्ली साइन बिकॉज लियन ऑफ कॉर्ड अफेक्ट इट्स वाइब्रेटरी कैपेसिटी, ठीक है। यहाँ पे होगा तो वाइब्रेशन नहीं होगी, वाइब्रेशन नहीं होगी तो फ़ौरन से ये फटाफट डायग्नोस हो जाता है। पेशेंट को होर्सनेस होती है, फ़ौरन आ जाता है कि डॉक्टर साहब मुझे जो ना होर्सनेस हो गई है, देखिए मेरी आवाज़ जो है ना वो बदल गई है, सो आप बताएं क्या इसका है। सो इसका मतलब ये है कि ऐसे पेशेंट जो है ना आपके और ENT में अक्सर आए होते हैं, तो ये जो है ना अर्लीस्ट इसकी होती है और ये इंपॉर्टेंट फीचर भी है इसका। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं कि स्प्रेड कहाँ पे होता है। लोकली स्प्रेड करेगा, अंटीरियर होगा तो अंटीरियर का मिशन सप्लाई करेगा, पोस्टीरियर जा सकता है, ऑपोजिट अगर एक कोर्ड पे है तो ऑपोजिट कोर्ड पे जा सकता है, ठीक है। इसके अलावा वोकल प्रोसेस हो गया, एटनोइड रीजन हो गया, ऊपर जाएगा तो वेंट्रिकुलर फास्ट वोकल कॉर्ड में जाएगा, नीचे जाएगा सबग्लोटिक रीजन में जाएगा। और इसके अलावा जो है ना वोकल कॉर्ड मोबिलिटी इज़ अनइफेक्टेड इन अर्ली स्टेजेस। वो कहते हैं कि पहले जो है ना स्टार्टिंग में क्या होता है वोकल कॉर्ड की मोबिलिटी इफेक्ट नहीं होती, लेकिन बाद में क्या होता है कोई इतना ज़्यादा इसको इन्वॉल्व कर लेता है, इतना ज़्यादा इन्वॉल्व कर लेता है कि इसकी वोकल कॉर्ड को मूव करने में मुश्किल होती है। सो मूवमेंट भी इसकी इफेक्टेड हो जाती है, मेनली जब ये एटनोइड को इफेक्ट कर रहा होता है। सो सिम्टम्स की हमने बात कर ली कि होस्टनेस ऑफ वॉइस होती है, क्यों, क्योंकि वो जो लियन है वो इफेक्ट करता है हमारी वाइब्रेटरी कैपेसिटी को। सो ग्लोटिक कैंसर जो है वो सबसे पहले जो है ना डिटेक्ट हो जाते हैं एज कम्पेयर टू बाकियों के। सो हमने इसके अंदर ये बात कर ली है। अच्छा जी, उसके बाद वो बात करते हैं कि हमारे जो है सब ग्लोटिक कैंसर जो है सबसे कम है और इसका सिनेरियो भी नहीं आता होता, बस अपने सोचे से रीड करना है कि ग्रोथ जो है ना एक साइड पे स्टार्ट होते हैं सब ग्लोटिस के, फिर स्प्रेड करते करते अराउंड जो है ना इस तरह से अपोजिट में आ जाती होती है, राउंड करते करते, ठीक है। ट्रेकियो को इन्वॉल्व कर लेती है और इसमें वो कहते हैं कि अपवर्ड कोड को इन्वॉल्व कर सकती है। सो इसमें जो है ना होस्टनेस जो है ना इसमें अर्ली सिम्टम नहीं होता, ये बात की बात है, काफ़ी देर बाद अगर होता है तो हो जाता है वरना नहीं होता। वो लिखा हुआ है लिम्फ नोड्स इन्वॉल्व करता है, वो कौन सा ग्रुप भी लिखा हुआ है, ये लास्ट वाला ग्रुप 5th ग्रुप को लिखा हुआ है कि प्री लेरेंजियल, प्री ट्रेकियल, पैराट्रेकियल और लोअर जुगुलर नोड्स, ठीक है। हमारा लेवल 4 और 5 जो है इसको इन्वॉल्व कर रहा होता है ये।
अच्छा, इसमें ना अर्लीस्ट जो फीचर होता है ना सब ग्लोटिक का, उसमें मेनली स्टाइडर होता है। इसमें जो है ना आपका पहला सिम्टम क्या होगा, स्टाइडर होगा या पिलोरेंजियल ऑब्स्ट्रक्शन होगी। फिर उसके बाद जो है ना आखिर में जाके अगर हुआ तो ऑस्टस होती है वो भी तब जब है ना सब ग्लोटिक रीजन जो है ना वो स्प्रेड हो जाता है हमारे वोकल कॉर्ड को, तब जाके ये होर्सनेस ऑफ वॉइस के बाद इसका मतलब ये कि बहुत एडवांस स्टेज इसके अंदर हो गई है। सो ये हमने कर लिया। आगे जो है ना आपका मैनेजमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वो पूछते हैं कि आपने किस तरह मैनेज करना है, किसको मैनेज करना है, इसी कैंसर को। सो आपने जो है ना इसको मैनेज कैसे करना होता है, मैंने बताया था आपको सबसे पहले आपने करनी होती है हिस्ट्री। तो हमने हिस्ट्री का पॉइंट 1 ले लिया, पॉइंट 1 हमने हिस्ट्री का ले लिया। सेकंड आपने करना होता है क्या, एग्जामिनेशन करनी होती है, ठीक है, एग्जामिनेशन है। अब आपने एग्जामिनेशन में पॉइंट लिखने हैं 1 जो है ये आपका ये वाला 1 है, ये आपने इस नंबर में ख़त्म कर देना है। आपने पहला हिस्ट्री कर लिया, सेकंड एग्जामिनेशन की, एग्जामिनेशन में नंबर 1 पे आया इनडायरेक्ट लेंजोस्कोपी आया, सेकंड आपका ये वाला आया, थर्ड आपका ये आया, ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक आपने एग्जामिनेशन की है, यहाँ तक, ठीक है, ये एग्जामिनेशन वाला पॉइंट है। तो पहले हम पढ़ते हैं, पहले हमने हिस्ट्री ली है। हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर पेशेंट को 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गया होर्सनेस ऑफ वॉइस को और उम्र भी उसकी 40-50 साल में है, तो आपने मस्ट देखना है कि उसको कैंसर तो नहीं हो गया। फिर आपने करनी होती है इनडायरेक्ट लेंजोस्कोपी। इनडायरेक्ट क्या करते हैं, हम मिरर लेते हैं और मिरर से हम इनडायरेक्टली देख रहे होते हैं, विजुअलाइज कर रहे होते हैं कि लियन जो है उसकी अपीयरेंस क्या है, वो सुप्राग्लोटिक है, वो इंफ्राग्लोटिक है, सुप्राग्लोटिक पे है या फिर इंफ्राहायोड एपिग्लोटिक पे है। जो लियन है उसने वोकल कॉर्ड को इफेक्ट किया हुआ नहीं किया हुआ, अगर उसके अपीयरेंस है तो वो नोडुलर है या अल्सरेटिव है। लियन जो है वो एंटीरियर कमीशन पे है, अगर है तो वहाँ पे ग्रेनुलेशंस तो नहीं बना दी उसने। अगर लियन सबग्लोटिक रीजन में है तो उसका जो है ना वो रेस्ट सबम्यूकोस नोड्यूल है या नहीं है। ये सारी बातें जो है आपकी वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है। लिखने के लिए आपने सिर्फ ये लिखना है कि इनडायरेक्ट लेंजोस्कोपी टू सी द अपीयरेंस ऑफ लियन, वोकल कॉर्ड मोबिलिटी एंड एक्सटेंट ऑफ डिजीज़। ये 3 पॉइंट जो है आपने मेंशन करने आ गए इनडायरेक्ट लेंजोस्कोपी के अंदर, ठीक है। ये आपको बड़ा अच्छा इंप्रेशन डालते हैं उसके अंदर। वोकल कॉर्ड मोबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। वोकल नोड की इमोबिलिटी अगर हो गई है, अब वो मोबाइल नहीं कर रहे, तो मतलब ये कि बहुत सीवियर वाला हो गया है, डिजीज़ हो गई है, कैंसर हो गया, अब हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते। आगे मैंने बताया आपको सेकंड पॉइंट जो आपका आएगा इसमें कौन सा आएगा कि आपने फ्लेक्सिबल फाइबर ऑप्टिक या रिजिड लेंजोस्कोप यूज़ करके आपने देखना है। थर्ड जो आएगा आपने एग्जामिनेशन करनी है नेक की। आपने पहले गले को एग्जामिन कर लिया, फिर आपने देखना कि नोट्स इन्वॉल्व हुए नहीं हुए, ठीक है। एक्स्ट्रा डिवीजन देख लेने, नोडल मेटास्टेसिस देख लेनी, सारे आपने इसके अंदर देख लेनी है। फिर आपने करनी है इन्वेस्टिगेशन। अब यहाँ जो पॉइंट 5 है ना, ये आपकी मेनली जो है ना वो आ गई है इन्वेस्टिगेशन, ठीक है। हमने पहले किया हिस्ट्री ली, सेकंड हमने क्या किया एग्जामिनेशन की, अब हम इसकी इन्वेस्टिगेशन करते हैं। इन्वेस्टिगेशन में क्या क्या आएगा, आपने SHS करवाना है, सॉफ्ट टिश्यू लेटरल व्यू करवानी है नेक की, ताकि हम देख लें कहाँ पे जो है वो इन्वॉल्व हो गया, कितना एक्सटेंड हो गया उसका। फिर आपने CT स्कैन करवा लेना है, फिर आपने MRI करवा लेना है, ठीक है। कैंसर के लिए मस्ट करवाना होता है क्योंकि ये जो है बाद में स्प्रेड भी कर सकता है, सो आपने इन्वेस्टिगेशन में ये सारे इसके अंदर करवा लिए हैं। इसके अलावा आप कुछ और इन्वेस्टिगेशन भी आएंगे फर्दर, जब इन्वेस्टिगेशन आएंगे वो आपके हैं। ये पॉइंट 1 था इसका, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन का। फिर आपका सेकंड है ये वाला, ठीक है। इसमें क्या है कि डायरेक्ट लेंजोस्कोपी करवा लेते हैं। अब यहाँ पे आपका वाइवा का पॉइंट एक आ गया, तो वो कहती हैं कि आपने जब इनडायरेक्ट की है तो आपने फिर डायरेक्ट क्यों की है। डायरेक्ट हम इसलिए करते हैं कि हम देखते हैं कुछ हिडन एरियाज़, कुछ एरियाज़ जो लेरिंग्स के होते हैं वो हमें नज़र नहीं आते इंडायरेक्ट में, सो हम इसको डायरेक्टली देख रहे होती हैं। और वो कौन कौन से एरियाज़ होते हैं, वो होते हैं इंफ्राहायोड एपिग्लोटस, एंटीरियर कमीशन, सबग्लोटिस, वेंट्रिकल्स। ये सारी चीज़ें जो हैं वो इसके अंदर हम देखने के लिए कर रही होती हैं। फिर आपका थर्ड पॉइंट ये है कि आपने माइक्रोलेंजोस्कोपी से आपने देख लेना है, माइक्रोस्कोप के अंदर देखना है कि लियन जो है वो किस तरह का है। फिर जो फोर्थ पॉइंट है आपका कि आपने सुप्रावाइटल स्टेजिंग करनी है और बायोप्सी करनी है। आपने क्या करना है कि आपने कैसे बायोप्सी लेनी है कि आपने उस जगह जो लियन है जहाँ पे आपने वहाँ पे एक डालना है ब्लू डाई डालना है, जिसे हम कहते हैं टोल्विडीन कहती हैं। आपने टोल्विडीन ब्लू डालना है उसके अंदर, ठीक है। अगर तो लियन स्टेन कर गया ना, इसका मतलब ये है कि वो कैंसर है। अगर स्टेन नहीं किया इसका मतलब ये है कि वो ल्यूकोप्लेक किया है। सो इस तरह आप करके वहाँ से बायोप्सी करवा के आप देख सकते हैं। सो ये आपने जो है मैनेजमेंट में ये पॉइंट मस्ट लिखने हैं। ये आपके मैक्सिमम जो है ना 5 लाइन्स पे आएगा सारा, लेकिन मैनेजमेंट में जो है आपने सारा मेंशन करना है, डायग्नोसिस मेंशन करना है, उसके बाद आपने ट्रीटमेंट लिखनी है। अब ट्रीटमेंट में ये है कि आपको जो ट्रीटमेंट पूछते होते हैं अगर कैंसर का आता है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ ये लिखना होता है, ये इतना ही काफ़ी होता है, ठीक है। ये 5 पॉइंट लिखने होते हैं कि रेडियोथेरेपी करवानी है, सर्जरी में आपने कंजर्वेटिव करवानी है, टोटल करवानी है, उसके बाद कंबाइंड सर्जरी करवानी है, प्री ऑपरेटिव पोस्ट ऑपरेटिव जो है ना आपने करवानी है। उसके बाद जो है आपने एंडोस्कोपिक विद कार्बन से लेजर करवा सकते हैं और ऑर्गन प्रिजर्वेशन करवा सकते हैं। ये सारे आपने इसके अंदर करवा सकते हैं। ये तो आपने लिखने वाली बात तो हमारी होगी ना कि हमने यूट्यूब में जो है वो इसके आंसर में ये लिखना है, ठीक है। आगे हम पढ़ेंगे वो फर्दर जो डिटेल पढ़ेंगे वो आपकी MCQ के लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको जब सिनेरियो आता है ना तो वो ये नहीं कहता कौन सा स्टेज है। अगर उसने स्टेज बता दिया ना फिर तो आपने फर्दर उसमें कुछ ऐड करना है, वो मैं बताती हूँ क्या आपने ऐड करना है। अगर उसे स्टेज नहीं बताई फिर आपने कंबाइन जो है अपनी यही ट्रीटमेंट लिखनी है। अब ये है
कि सर्जरी की बात करते हैं। यहाँ कुछ पॉइंट आपने इसमें याद करने हैं कि अगर आप कंजर्वेटिव लेरेंजियल सर्जरी करवाते हैं, कंजर्वेटिव का मतलब ये है कि आपने पूरे का पूरा लेरेंस जो है वो निकालना नहीं है, बल्कि कुछ न कुछ चीज़ें जो है उसके अंदर निकालनी है, ठीक है। अब क्या क्या निकाल सकते हैं, हम कहते हैं कि हम वोकल कॉर्ड को एक्सरसाइज कर सकते हैं, स्प्लिट कर सकते हैं। इसमें 2 प्रोसीजर आते हैं, कॉर्डेक्टमी और थ्रो लेरेंजियल फिशर, ठीक है। फिर वोकल कॉर्ड को एक्सरसाइज कर सकते हैं, साथ इंटीरियर कमर्शियल को भी कर सकते हैं, इसे हम कहते हैं पार्शियल फ्रंटोलेटरल लेरेंजेक्टमी कहते हैं। फिर अगर आपने एक्सरसाइज करना है सुप्राग्लोटिस स्ट्रक्चर को, एपिग्लोटिस को, एपिग्लोटिक फोल्ड को, फॉल्स वोकल कॉर्ड को, वेंट्रिकल्स को, ठीक है, ट्रांसफर सेक्शन से, तो इसे आप कहते हैं पार्शियल हॉरिजॉन्टल लेरेंजेक्टमी। तो 3 प्रोसीजर हैं। पहले है कॉर्डेक्टमी, इसमें कॉर्ड रिमूव करते हैं, फिर एंटीरियर कमर्शियल रिमूव करते हैं, इसमें कहते हैं पार्शियल फ्रंटोलेटरल लेरेंजेक्टमी, और फिर उसके बाद ऊपर वाले स्ट्रक्चर भी आते हैं, सुप्राग्लोटिक वाले भी आते हैं, उसे हम कहते हैं पार्शियल हॉरिजॉन्टल लेरेंजेक्टमी। ये आप 3 जो है ना आपके प्रोसीजर के इसमें आते हैं, कंजर्वेटिव में मेनली आ रहे होते हैं, ये नाम याद करने हैं आपने इसके अंदर। आगे वो कहते हैं टोटल लेरेंजेक्टमी। क्या होता है कि पूरा पूरा लेरिंग्स जो है आपने बाहर निकाल दिया, बस उसकी आवाज़ भी आप प्रोड्यूस नहीं हो सकती, सब कुछ बाहर निकाल देना है। इसमें जो है आपने ये याद रखना है कि ये कब आपने करना है, कब इंडिकेशन इसकी होती है कि आपने करना है। तो वो कहते हैं जो आपका T3 का लियन होता है, T3 में क्या होती है, कॉर्ड फिक्स अगर हो जाए T3 में, तो आपने उसमें टोटल करनी है। T4 का कोई भी अगर है, कोई भी कैंसर T4 का है ना, सुप्राग्लोटिक का है, ग्लोटिक का है, इंट्राग्लोटिक है, तो आपने इसमें टोटल लेरेंजेक्टमी करनी है। आपके MCQ में पूछे जाते हैं। अगर उसने इन्वेट कर दिया थायराइड को, कार्टिलेज इन्वॉल्व हो गए हैं, तब भी आपने रिमूव करना है पूरा का पूरा। अगर दोनों तरफ जो है एटनॉइड इन्वॉल्व हो गए हैं तब, क्योंकि इसमें कॉर्ड फिक्स हो जाती है, जब दोनों तरफ की एटनॉइड इन्वॉल्व होते हैं तो कॉर्ड फिक्स हो जाती है, तो इसमें हमने टोटल करनी है। पोस्टीरियर कमर्शियल है अगर, तब भी हमने करनी है। और रेडियोथेरेपी कंजर्वेटिव सर्जरी की है और उसको वो फेल हो गया तब हमने करनी है। और ट्रांसलोटिक कैंसर अगर हो गए हैं तब भी हमने जो है टोटल लेरेंजेक्टमी कर देनी है। ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है कि ये कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, किसमें डिस्टेंट मेटास्टेसिस में। अभी तक हमने ये बात की कि T3 T4 वाला लियन जो है हम उनमें टोटल करेंगे, लेकिन अगर T3 का लियन T4 का लियन है, लेकिन इसमें डिस्टेंस मेटास्टेसिस हो गई है, लंग्स की इन्वॉल्वमेंट हो गई है, फिर हमने जो है हमने टोटल लेरेंजेक्टमी नहीं करनी, क्योंकि फिर कोई फ़ायदा नहीं है। आप चाहे रिसोर्स रिमूव भी कर दें, फिर भी बॉडी में कैंसर से चले गए हैं, उन्होंने जो तबाही करनी है वो करनी है। फिर आप पेलिएटिव करते हैं। पेलिएटिव का मतलब ये है कि पेशेंट को सिम्प्टोमेटिक ट्रीट करते हैं। अगर उसे लंग्स का प्रॉब्लम है तो फिर लंग्स को ट्रीट करते हैं, बस हम उसे बचाते हैं हर तरह से, ये कोशिश करते हैं कि उसको जो है वो सपोर्टिव हम मैनेजमेंट कर सकें। आगे ना दिया कंबाइंड दिया हुआ है एंडोस्कोपिक रिजेक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड लेजर कर सकते हैं। और फिर ऑर्गन ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, अब हमने यहाँ तक जो हमने कर लिया कि कब हम टोटल करते हैं, कब हम कंजर्वेटिव करते हैं। अब है ना हमारे कैंसर के अकॉर्डिंग उन्होंने बताया है कि हमने अगर सपोज करें फला स्टेजिंग है तो हमने किस तरह से जो है इसको करना है। उससे पहले इससे पहले ज़रूरी है T1 T2 T3 T4 के अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे। उससे पहले हम पढ़ते हैं स्टेजिंग, फिर हम पढ़ते हैं कि इसकी हमने किस तरह ट्रीटमेंट करनी है। अब ये काफ़ी मुश्किल सा दिया हुआ है आपका, ठीक है। ये आपका जो है DNM क्लासिफिकेशन, इतना ज़्यादा टफ नहीं करना, थोड़ी बहुत बातें ही इसमें करनी है। अब इसमें क्या करना है, अपने मेनली जो याद करना है ना, मैं आपको पहले एक बताती हूँ कि आपने करना कैसे है। सपोज़ करें कि हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे करते हैं। अगर तो है ना T1 कब होगा, T1 कब होगा, जब वो लोकलाइज्ड होगा, ठीक है, लोकलाइज होगा। चाहे सुप्राग्लोटिक है, चाहे ग्लोटिक है, चाहे इंट्राग्लोटिक है, वो लोकलाइज है, वो एक ही जगह पे जो है ना ठहरा हुआ है, उसने कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं की। T2 कब होगा, जब जो है ना हमारा ये चाहे यूनिलेटरल है चाहे बायलेटरल प्रेजेंटेशन है इसने आसपास के स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर दिया है, कोड को इन्वॉल्व कर दिया है, लेकिन अभी वो फिक्स नहीं हुई। कोड जो है वो मोबाइल है, ठीक है, कोड जो है वो फिक्स नहीं है, वो मोबाइल है, ठीक है, वो इम्पेयर नहीं हुई। T3 में मस्ट जो है ना कोड फिक्स होगी। कोड फिक्स कब होती है, जब आपके जो है ना वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व हो जाएंगे, वोकल कॉर्ड में पोस्टीरियर कमीशन इन्वॉल्व हो जाएगा, या थायराइड में चला जाएगा, या फिर आसपास स्ट्रक्चर में जाएगा जिसने कोड को फिक्स कर दिया है। T4 की बात करें तो कब होगा, जब जो है ना आपका ये लियन जो है ये इतना ज़्यादा स्प्रेड कर गया है, ऊपर भी चला गया, नीचे भी चला गया, फिक्स भी कर दिया, मेटास्टेसिस भी इसके अंदर हो सकती है। सो ये मेरे हम साइज़ की बात करते हैं ट्यूमर की T4 में, तो T4 में आसपास के ऊपर नीचे के सारे स्ट्रक्चर जो है इन्वॉल्व हो जाएंगे, बायलेटरल प्रेजेंटेशन इसकी होगी। सो ये सिंपल सी बात है जो मैंने बताई आपको। हम फर्दर पढ़ते हैं इसका। आप फर्दर देखते हैं, पहले हम देखते हैं ग्लोटिस वाला मेनली जो है ना आपका आता होता है क्वेश्चन में, क्या बताएं। T1 में क्या चीज़ है कि वो जो ट्यूमर है वो लिमिटेड है सिर्फ और सिर्फ वोकल कॉर्ड्स पे, ठीक है। उसने जो है ना वो इन्वॉल्व कर सकता है आसपास स्ट्रक्चर को, लेकिन उसने कोई कोड की जो है ना कोड जो है वो मोबाइल है, इसमें कोई कोड का प्रॉब्लम नहीं आया। T1A और T1B में क्या हुआ है कि वो कह रहे हैं T1A में क्या हुआ है कि 1 वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व है, और T2B में क्या है, B से बोथ, तो बोथ इन्वॉल्व हो गया।
T2 की बात करें तो इसमें क्या हुआ, मैंने बताया था कि आसपास स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होते हैं, स्टैंड करते हैं, सुप्राग्लोटिक में, सबग्लोटिक में करते हैं। और कोड की मोबिलिटी जो है इसके अंदर क्या होता है, क्योंकि ग्लोटिस के ऊपर है डायरेक्ट, इसलिए इसमें T2 में क्या होती है कि इम्पेयरमेंट जो है ना वो हल्की फुल्की हो जाती है, मोबिलिटी जो है वो थोड़ी बहुत ख़राब हो जाती है T2 के अंदर। फिर हम बात करते हैं T3 की। T3 में क्या होती है कि अब वोकल कॉर्ड फिक्स हो गए हैं। वोकल कॉर्ड फिक्स हो गए हैं क्यों, क्योंकि इसने इन्वेट कर दी है आसपास के जितने भी स्ट्रक्चर हैं उन सबको इन्वॉल्व कर दिया। और मैंने आपको बताया था कि जब वोकल कॉर्ड इन्वॉल्व होते हैं साथ थायराइड कार्टेज भी इन्वॉल्व हो जाती है। सो इसमें जो है ना वो थायराइड भी इन्वॉल्व हो गई है। फिर T4 की बात करें तो हमें पता है कि हर तरह के स्ट्रक्चर किसने इन्वॉल्व कर दिया, ठीक है। T1 इन्वेट कर दिया है, थायराइड कार्टिलेज के अंदर इन्वेट कर गया है, टिश्यूज़ के अंदर इन्वेट कर गया है, टंग के अंदर, स्टेप मसल्स के अंदर, थायराइड के अंदर, इसोफेगस के अंदर। और अगर T4B की बात करें तो ये मेनली जो है आपके मीडियस्टेनम तक पहुंच गया है, आर्टरी तक पहुंच गया। सो ये इसकी ज़्यादा एक्सटेंशन होती है। अब इसकी बात करें और इसकी बात करें, इसमें तकरीबन वैसा ही है कि T1 पे क्या है लिमिटेड होता है, T2 में जो है ना वो थोड़ा सा ज़्यादा एक्सटेंड कर देता है, मतलब 3 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो जाता है। T3 की बात करें तो इसमें वोकल कॉर्ड की फिक्सेशन हो जाती है, इसमें T3 के लेवल पे होगी। क्योंकि इसमें जो है ये सुप्राग्लोटिक है। सुप्राग्लोटिक में क्या होता है, T1 जब T3 के साइज पहुँचते हैं फिर वोकल कॉर्ड को जाके हमारा जो है वो फिक्स करते हैं और फिर होर्सनेस ऑफ वॉइस होती है। T4B और A में क्या होता है कि वो आपके थायराइड कार्टिलेज को इन्वॉल्व कर लेता है, बाहर वाले मसल्स को इन्वॉल्व कर लेता है। सेम वही है जो मैंने आपको ग्लोटिस में बताया है। सब ग्लोटिक की अगर हम बात करें तो T1 में वो लिमिटेड होता है, सब ग्लोटिस में P2 में एक्सटेंड कर देता है वोकल कॉर्ड्स के, ठीक है। लेकिन मोबिलिटी जो है वो इम्पेयर होती है, ख़राब नहीं होती। T3 में वो बिल्कुल इम्पेयर हो जाएगी, वोकल कॉर्ड फिक्स हो जाएंगे। और T4 में जो है वो आपके बाकी सारे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जाएंगे। सो ये बहुत ईजी है, इतना मुश्किल नहीं जो मैंने आपको पहले बताया है, आप उसी को याद करें। अब बात करते हैं लिम्फ नोड्स की। लिम्फ नोड्स में क्या होता है कि हमारे जो है N नॉन एक्सेसिबल, N0 नो। N1 में क्या होता है कि सिंगल इप्सिलेटर होगी। N2A की बात करें तो मेनली वो सिंगल होता है और इप्सिलेटरल पे प्रेजेंटेशन होती है, ठीक है। और N2B की बात करें तो आपके मल्टीपल होते हैं लेकिन एक साइड पे होते हैं। N2B की C की बात करें तो बायलैटरल होती है। N3 में क्या होता है लिम्फ नोड जो है ना वो 6 सेंटीमीटर से ज़्यादा जो है ना डायमेंशन में अगर फैल जाए तो हम इसे कहते हैं कि ये हमारा जो है ना N3 है। डिस्टेंस मेटास्टेसिस की बात करें तो M1 में क्या होती है मेटास्टेसिस होती है। बाकी जो है ना हमने कहा कि MX M0 जो होते हैं, M0 जो होते हैं वो नो मेटास्टेसिस में आ रही होती हैं। सो इसमें स्टेजिंग की बात करें आपकी तो मेन स्टेजिंग कैसे बनती है कि 0 में तो हमारा जो है ना कार्सिनोमा इन साइटो है। 1 में क्या होता है कि T1 होता है, T2 स्टेज में क्या होता है T2 होता है, T3 में क्या होता है कि वो जो है आपका अब जो है T3 में क्या होगा लिम्फ नोड भी इन्वॉल्व हो सकते हैं वो इसके अंदर, ठीक है। यूनिलेटर भी हो सकते हैं और वन भी हो सकता है। सो इसमें स्टेज कोई भी हो सकती है, 1 2 3 हो सकती है, लेकिन साथ में लिम्फ नोड जो है ना वो लास्ट में इन्वॉल्व हो जाएंगे इसके अंदर। 4 की बात करें अगर, ठीक है, 4A की बात करें तो इसमें क्या होगा स्टेज कोई भी हो सकती है, ठीक है। आपकी T4A B T1 2 3 कोई भी स्टेज हो सकती है, लेकिन इसमें नोड्स जो है एक भी इन्वॉल्व हो सकता है, 2 भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। 4B की बात करें तो सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें जो है ना 4B में क्या होता है कि आपकी जो है ना अब साइज़ T4 और T4 वाला ही रहेगा और नोड्स जो हैं वो दो नोड्स जो है ना वो इन्वॉल्व हो सकते हैं। फिर आपका जो है हम बात करते हैं कि इन्फीरियर वेना केवा अगर इन्वॉल्व हो गया है तो आपको कोई भी स्टेज अगर है लेकिन आपके 3 से ज़्यादा नोड्स इन्वॉल्व हो गए हैं तो हम कहते हैं कि ये वो स्टेज 4 है। सो ये इस तरह से हम डायग्नोस करते हैं। और आपके मेटास्टेसिस की बात करें तो मेटास्टेसिस आपकी बिल्कुल लास्ट वाले स्टेज में होती है, जब इन्फीरियर वेना केवा इन्वॉल्व होता है तब जाके हमारी जो है ये इन्वॉल्व होती है। ये इंपॉर्टेंट है आपका, सो ये आपने कर लिया। अब हम करते हैं इसके अकॉर्डिंग जो है हमारी क्या ट्रीटमेंट होती है। सो अब हम बात करते हैं कि हमारी जो है ट्रीटमेंट क्या होती है। अगर ग्लोटिक कैंसर है तो क्या होगा, पहले वो कहते हैं कार्सिनोमा इन साइटू है। कार्सिनोमा इन साइटू अगर है तो हमने कैसे ट्रीट करना है, हमने एंडोस्कोपिक कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र से ट्रीट करेंगे। अगर लेज़र अवेलेबल नहीं है तो आपने वोकल कॉर्ड की स्ट्रिपिंग करनी है, ठीक है। उसमें जो स्ट्रिप है वो निकाल देनी है जो एबनॉर्मल टिश्यूज़ हैं, ठीक है। फिर हमने साथ ही उसकी बायोप्सी करवानी है। अगर तो बायोप्सी में आ गया ना कि कार्सिनोमा इन साइटू है लेकिन इन्वेसिव कार्सिनोमा ये हो गया है, मतलब इन्वेसिव में चला गया है, फिर हमने इसके अंदर रेडियोथेरेपी करनी है। अगर आपकी बायोप्सी में आता है कि सिर्फ और सिर्फ इसको कार्सिनोमा इन साइटू है, फिर आपने फॉलोअप करना है, आपने जो काम किए वो ठीक है। सो हमने 2 बातें की, कार्सिनोमा इन साइटू जो है ना वो नॉन इन्वेसिव है। अगर नॉन इन्वेसिव है तो हमने क्या करना है कि सिर्फ और सिर्फ क्या करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र कर लेंगे या फिर स्टिपिंग कर लेंगे। अगर वो इन्वेसिव हो गया है, ठीक है, इन्वेसिव अगर हो गया है फिर हम क्या करेंगे कि हमने अब उसको रेडियोथेरेपी देनी है। ये 2 बातें जो है वो इसके अंदर है, ये भी कोई स्टेज नहीं आई।
अब बात करते हैं T1, ठीक है। अब T1 में क्या होता है, अगर एक इन्वेसिव कार्सिनोमा है और T1 जो है इसकी साइज़ हो गया है, तो हमने करना है इसको रेडियोथेरेपी जो है हमारी इसकी चॉइस है, आपके MCQ आता होता है। अगर रेडियोथेरेपी नहीं अवेलेबल, फिर आपने क्या करना है, एंडोस्कोपिक कार्बन डाइऑक्साइड लेज़र करनी है, ठीक है, या फिर आप रेंजर फिशर जो है ना परफॉर्म कर सकते हैं, सर्जरी परफॉर्म कर सकते हैं। उसमें 3 इसके ऑप्शन है, रेडियोथेरेपी फॉर फर्स्ट भी है, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की एंडोस्कोपिक लेज़र है, फिर रेंजर फिशर है। ये 3 चीज़ें जो है हमने T1 में कर ली। अब T1 ही है लेकिन उसने एंटीरियर कमीशर को इन्वॉल्व कर लिया, सपोज करें ये है, ठीक है, उसने एंटीरियर कमीशर को जो है वो इन्वॉल्व कर लिया है इसको, तब हम क्या करेंगे, तब वो कहते हैं कि रेडियोथेरेपी तब भी बेस्ट है। अगर ये नहीं है तो अब कौन सी आएगी, फ्रंटो लेटरल पार्शियल लेरेंजेक्टमी, जो कि हमने बात की थी कि अगर एंटीरियर कमीशर इन्वॉल्व हो जाता है कंजर्वेटिव सर्जरी में, तो हमने फ्रंटो लेटरल पार्शियल लेरेंजेक्टमी करनी है, रेगुलर फॉलोअप करना है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ टोटल लेरेंजेक्टमी इज परफॉर्म, तो ये बात की बात है, जब अगर वो नहीं होता, मतलब ये फेल हो जाता है, फिर हम टोटल कर देते हैं। आगे है T1 ही है लेकिन एक्सटेंड कहाँ करके एटनॉइड में एक्सटेंड कर लिया, तब भी हमने सेम ही यही करना है जो हमने T1 में किया है एंटीरियर कमीशर की तरफ, लेकिन इसमें हमने मेनली सर्जरी करनी है। वो कौन सी करनी है, फ्रंटो लेटरल पार्शियल लेरेंजेक्टमी करनी है। अब T2 की बात करें, T2 जो है ना हम यहाँ से करते हैं, T2 को हम यहाँ से देखते हैं। हमने पहले कार्सिनोमा इन साइटो किया, फिर T1 किया। T1 में हमने 2-3 बातें की कि पहले T1 जो है ना वो एंटीरियर कमीशर में हो गया, फिर हमने कहा जो T1 है वो पोस्टीरियर जो है साइड पे एटनॉइड्स पे आ गया है। सो हमने इसमें जो है ना थोड़ा चेंज कर लिया, हमने इसमें सर्जरी जो थोड़ी सी एडवांस की है। अब जो है ना T2 का जो है ना वो क्या करना है, वो कहते हैं T2 अगर है, लेकिन हमने देखा था जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे कि T2 केस में अगर तो ग्लोटिक है तो फिर तो मोबाइल जो है ना वो जो हमारा इम्पेयरमेंट हो सकती है कोड की। अगर वो सुप्राग्लोटिक इन्फ्राग्लोटिक है तो T2 में मेनली ये नहीं होता, T3 में जाके मेनली होता है। अगर T2 है, उसने कोड है ना जो हमारा वो मोबाइल है, वोकल कोड मोबाइल है, फिर हमने रेडियोथेरेपी करनी है सबसे पहले। अगर ये फेल होती है ना, रेडियोथेरेपी हमने यहाँ पे भी करनी है, साथ हमने नोट्स की भी करनी है। अगर ये फेल हो जाता है फिर हमने कंजर्वेटिव करनी है। कंजर्वेटिव में कौन सी आती है, जो हमने टाइप्स पढ़ी थी डिफरेंट कंजर्वेटिव की, फ्रंटो लेटरल लेरेंजेक्टमी कर सकते हैं, कोई भी हमने टाइप कर लेना है इसके अंदर। अगर वो फेल हो जाती है फिर हमने टोटल लेरेंजेक्टमी करनी है, साथ हमें नेक की डायसेक्शन भी करनी है। अगर कोड जो है वो इम्पेयर्ड हो गई है, अब हमारा साइज़ जो है T2 में वो ऐसा साइज़ आ गया कि इसने कोड को इम्पेयर्ड कर दिया है, या एंटीरियर कमीशर इन्वॉल्व हो गया या फिर एटनॉइड इन्वॉल्व हो गए हैं, तब हमने कंजर्वेटिव सर्जरी करनी है। और साथ अगर वो फेल हो जाता है फिर हम टोटल लेरेंजेक्टमी करेंगे। अब T2 को लिखना ही ऐसी है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं फर्दर, तो आपको पता है कि T3 और T4 वाले जो हैं आपने इसमें क्या करना होता है कि आपने टोटल लेरेंजेक्टमी ही करना होता है, ये इसका बेस्ट होता है। साथ आपने नेक डायसेक्शन भी करनी होती है। अगर T4 जो है वो मोर एडवांस हो गया तो फिर हम कंबाइन करते होते हैं कि हमने पोस्ट ऑपरेटिव जो है ना रेडियोथेरेपी देनी होती है इसके अंदर, और या फिर हमने पेलिएटिव करनी होती है। पेलिएटिव में क्या होता है कि हमें ना लेरेंजेक्टमी नहीं कर रहे होते हैं, T4 के बाद जो है हम पेलिएटिव करते हैं। हम अगर डिस्टेंस मेटास्टेसिस हो जाए तो हम सर्जरी नहीं करते होते। ये हमारे कौन से कैंसर थे, ग्लोटिक के कैंसर थे, उनकी जो है ट्रीटमेंट थी अकॉर्डिंग टू द साइज, अकॉर्डिंग टू द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द वोकल कॉर्ड्स। आगे हम बात करते हैं सब ग्लोटिक कैंसर की। सब ग्लोटिक में लिखा हुआ है कि T1 और T2 को हम रेडियोथेरेपी करेंगे, T3 और T4 को जो है हम टोटल लेरेंजेक्टमी कर देंगे, साथ हम पोस्ट ऑपरेटिव रेडिएशन भी देंगे। और इसके साथ साथ सुपीरियर मेडिस्टानम को भी जो इन्वॉल्व हो गया उसको भी करेंगे, क्योंकि मेडिस्टानम में सुपीरियर मेडिस्टानम भी इन्वॉल्व हो जाता है। अगर हम बात करें सुपराग्लोटिक कैंसर की तो वो कहते हैं कि T1 को जो लियन है हम करेंगे रेडिएशन, ठीक है, या फिर हम एक्सरसाइज कर देंगे कार्बन डाइऑक्साइड लेजर से। T2 की जो लियन है हम करेंगे सुपराग्लोटिक लेरेंजेक्टमी करेंगे, और T3 और T4 की जो है वो टोटल लेरेंजेक्टमी कर देंगे, पोस्ट ऑपरेटिव जो है रेडिएशन कर देंगे। सो आपने देखा कि तकरीबन सबकी जो है वो ट्रीटमेंट तकरीबन सेम है, लेकिन ग्लोटिक का जो है वो डिटेल में बताया हुआ है और वो आपके जो है MCQs में भी आते होते हैं। आगे हम बात करते हैं वोकल रिहेबिलिटेशन आफ्टर टोटल लेरेंजेक्टमी। तो ये कह रही हैं कि हमने किस तरह रिहेबिलिटेट करना है स्पीच को जब आपने लेरिंग्स को रिमूव कर दी। सो आपने ये सिर्फ उसी टेबल करना है इसके अंदर कि ऐसे पेशेंट को हम पेन पेपर देते हैं ताकि वो रिटन लैंग्वेज में बता सके। एफोनिक लिप स्पीच होती है कि उसमें ना आवाज़ तो नहीं निकलती, लेकिन वो अपने मुंह में हवा भरता है, हवा के बाद वो लिप्स को ऐसे करवाता है कि हल्की हल्की जो है ना आवाज़ आती है। इसके अलावा हम उसे सिखाते हैं कि वो एसोफेजियल स्पीच यूज़ करे। इलेक्ट्रोलैरिंक्स यूज़ करते हैं मेनली, जो है ना वो इस तरह की डिवाइस होती है, ठीक है। पेशेंट जो है साइड पे रखता है, यहाँ पे हल्की से वाइब्रेशन प्रोड्यूस होती है, अंदर की तरफ जैसे आवाज़ आती है वो इसको उस वाइब्रेशन को जो है ना वो ज़्यादा और ज़्यादा जो है ना वो फ्रीक्वेंसी उसकी बढ़ा देता है और ज़्यादा लाउड कर देता है, तो हमें आवाज़ जो है ना उसकी सुनाई देती है। अच्छा, ये काफ़ी पॉपुलर है, यूज़ करते होते हैं पेशेंट। इसके अलावा जो है ना ट्रांस और डिमोटेड डिवाइस भी लगा सकते हैं।
और इसके अलावा टेक्यू एसोफेजियल स्पीच भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हम कहते हैं ब्लूम सिंगर प्रोसेसेस कहते हैं या पेंजी प्रोसेसेस कहते हैं, ये भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये ना आपने लाजमी याद करना है इसको भी, ठीक है। सो ये आपका जो है ना कंप्लीट हो गया। बाकी आप बेशक ना करें, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है इसके अंदर। आपका टॉपिक हो गया है आपका कैंसर वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके सिनेरियो बहुत ज़्यादा आसान आते हैं कि अडल्ट मैन आया है हॉर्सनेस ऑफ वॉइस के साथ, जो कि थोड़ी सी क्रोनिक का मतलब ये है कि उसकी हिस्ट्री जो है महीने की है, 3 वीक से ज़्यादा की है, तो हम सस्पेक्ट करते हैं कि इसको मे बी कैंसर है। सो हम इस तरह से जो है डायग्नोस करते होते हैं।